नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पाचन तंत्र के बारे में हमने शुरुआत की थी दोस्तों। और आज हम शुरुआत कर रहे हैं उससे आगे कि पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र का जो दूसरा भाग है मुख गुहा, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हम पाचन तंत्र के बारे में बात की थी और पाचन तंत्र के जो भाग है आहार नाल या पाचन ग्रंथियों के बारे में बात की थी। आहार नाल और पाचन ग्रंथियों के बारे में हमने बात की थी। जैसे दोस्तों हमने एक बार उसका फास्टली रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने कहा था कि पाचन तंत्र है, पाचन है क्रिया है वो रासायनिक प्लस यांत्रिक प्लस रासायनिक प्रक्रिया है। ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक अणुओं में बदलते हैं, पाचन कहलाते हैं। पाचन जो तंत्र है वो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए काम करता है। ऊर्जा हमें पोषक तत्वों से मिलते हैं। पोषक तत्व हमारे भोजन में मिले हुए होते हैं। 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो भोजन में मिले हुए होते हैं, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जल, खनिज, लवण व विटामिन होते हैं। हमने बात की है कि 6 प्रकार के पोषक तत्व होते हैं जो हम भोजन के माध्यम से हमारे शरीर में लेते हैं, जिसके अंदर हमारे जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा 3 पोषक तत्व हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन तीनों पोषक तत्वों का पाचन हमारे पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। और बाकी के जो 3 पोषक तत्व हैं जल, खनिज एवं विटामिन, इन तीनों का अवशोषण होता है दोस्तों, इनका पाचन नहीं होता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम पाचन तंत्र सिस्टम के बारे में हमने बात की थी उस समय। और सिस्टम क्या होता है दोस्तों, सिस्टम क्या होता है। सिस्टम जैसे कंप्यूटर सिस्टम होता है उसी प्रकार से दोस्तों हमारे जो पाचन सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, जैसे उसमें 2 भाग होते हैं। एक तरफ तो होता है अंग व आहार नाल और दूसरी तरफ होती है ग्रंथियाँ। आहार नाल के हमने सर 7 भाग पढ़े थे। कौन कौन से 7 भाग पढ़े थे। पहला मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुद्दा। ये 7 अंग है वो मिलकर के आहार नाल बनी हुई होती है। और आहार नाल एवं ग्रंथियाँ मिलकर के पाचन तंत्र बना होता है। तो दोस्तों ये सभी भोजन के पाचन में सभी अपना अपना योगदान है वो निभाते हैं। जैसे मुख गुहा में दांत, जीभ व लार होते हैं। सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है, मुख गुहा में होता है। मुख गुहा की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट या 9 मीटर होती है। और दूसरा नंबर का अंग है ग्रसनी। इसमें एक एपिग्लोटिस होता है जिसे ट्रैफिक पुलिस मैन भी कहते हैं। एपिग्लोटिस जो भोजन है उसको श्वास नली में जाने से रोकता है। तीसरा हमने पढ़ा था ग्रसिका, ग्रास नाल या भोजन नाल, इसमें कोई पाचन नहीं होता है। और हमने बात की थी इसके अंदर जो भोजन जिस क्रम से जाते हैं उसको क्रमानुकुंचन क्रिया कहते हैं। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है ग्रास नाल की। चौथा हमने पढ़ा था अमाशय। 5वां हमने पढ़ा था सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। अंतिम पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। छठा हमने पढ़ा था बड़ी आंत। जल व खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत। फिर हमने पढ़ा था गुद्दा, एनस। और औषधियों का जो पाचन होता है, अवशोषण होता है, वो कहाँ होता है, बड़ी आंत में। तो जल, खनिज, लवण, औषधियों का अवशोषण कहाँ होगा, बड़ी आंत में। फिर हमने पढ़ी थी ग्रंथियाँ। कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती है। तो मुख के अंदर सहायता करने वाली जो ग्रंथि है वो लार ग्रंथि। ग्रसनी में है नहीं, ग्रसिका में पाचन होता नहीं है। और अमाशय के अंदर हमने बात की थी, अमाशय के अंदर पाचन क्रिया का जो सहायता करने वाली जो ग्रंथि होती है वो जठर ग्रंथि होती है। छोटी आंत के अंदर जो ग्रंथि होती है वो यकृत एवं पित्ताशय ग्रंथि होती है। और उसके बाद में हमने बात की थी छोटी आंत के अंदर तो होती है अग्नाशय ग्रंथि। और अमाशय में पाचन के लिए काम आती है यकृत एवं पित्ताशय ग्रंथि। यकृत एवं पित्ताशय ग्रंथि है वो हमारे काम आती है। अमाशय के अंदर हमने बात की थी जठर ग्रंथि काम आती है। और छोटी आंत और बड़ी आंत में पाचन होता नहीं है, बड़ी आंत में अवशोषण होता है। तो छोटी आंत के अंदर ये सारी काम आती है। यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय हमारे छोटी आंत के अंदर काम आती है। और फिर होती है आंतर ग्रंथि। तो दोस्तों हमने बात की है कि लार ग्रंथियाँ होती हैं जो मुख में पाचन में सहायता करती है। जठर ग्रंथियाँ होती है वो अमाशय में पाचन में सहायता करती है। और यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय ये तीनों है ग्रंथियाँ हैं वो छोटी आंत में पाचन में सहायता करती है। और उसके बाद में हमने बात की थी आंतर ग्रंथियाँ है वो बड़ी और छोटी आंत दोनों में होती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने बात की थी विटामिन है जो जिनका अवशोषण करता है वो होता है छोटी आंत में, अर्थात प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन। 6 में से इन चारों का अवशोषण कौन करती है, छोटी आंत करती है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली है। अगर आपने अभी तक लास्ट क्लास नहीं देखी है तो आप जाकर के वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में हमने दोस्तों लास्ट क्लास में बात की थी पाचन के चरण। हमारे भोजन जिस चरण में हम ग्रहण करते हैं, अर्थात जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है, भोजन ग्रहण से ऊर्जा बनाने तक की प्रक्रिया है, वो सभी
पाचन के चरण कहलाते हैं। जैसे हमने बात की है कि भोजन को मुख में ग्रहण करना अंतःग्रहण होता है, फिर भोजन का पाचन होता है, फिर भोजन का अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद में जो पोषक तत्व है उनको ब्लड में मिलना, फिर कोशिका में जाकर के एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करना, वो स्वांगीकरण होता है। फिर हमने बात की है लास्ट जब मल त्याग। तो ये एक फिक्स क्रम है, पाचन के चरण या प्रक्रिया का एक फिक्स क्रम है जो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि पहले अंतर्ग्रहण, फिर पाचन, फिर अवशोषण, फिर स्वांगीकरण और फिर मल त्याग। जैसे अभी पिछली बार रीट में प्रश्न पूछा था तो इन्होंने इन्हीं सभी क्रम को चेंज कर दिया था, पहले पाचन दे दिया, फिर अवशोषण दे दिया, फिर अंतर्ग्रहण दे दिया, तो इनको सही क्रम में जमाने का प्रश्न आया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में दोस्तों हमने बात की है कि हम अगले वीडियो में मुख, गुहा, जीभ और लार के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास में। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है मुख गुहा। हम पढ़ेंगे मुख गुहा में पाचन। हम आर नाल पढ़ रहे हैं, आर नाल का जो पहला भाग है मुख गुहा वो हम पढ़ेंगे। जैसे दोस्तों आर नाल का जो चित्र है वो ये है, ये जो पार्ट है वो है मुख गुहा। यहाँ पे दोस्तों है ग्रसनी, ग्रसनी में ये एपिग्लोटिस होता है, ये श्वास नली होती है, इसमें जाने से रोकता है। और ये जो है वो है ग्रसिका या फिर ग्रासनाल। और यहाँ से जो पार्ट बनता है वो है हमारा अमाशय। और अमाशय के बाद में ये जो पार्ट है वो है, ये हो गया अमाशय। और अमाशय के बाद में ये जो पार्ट है वो है हमारा छोटी आंत। और छोटी आंत के दोस्तों इसके पास में जो पार्ट है वो है बड़ी आंत। और यहाँ छोटी बड़ी आंत में यहाँ पे है अपेंडिक्स, और ये है अपने गुद्दा, और ये अपना है बड़ी आंत। तो दोस्तों हमने जो पाचन तंत्र पढ़े हैं, पाचन तंत्र के हमारे जो अंग पढ़े हैं उसमें मुख्य अंग यही है। पहला हमने मुख गुहा पढ़ा था, फिर ग्रसनी, फिर ग्रसिका, फिर अमाशय, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत और ये गुद्दा। ये हमारी छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है। छोटी आंत की लंबाई अधिक है और बड़ी आंत की लंबाई कम है, लेकिन बड़ी आंत जो व्यास में है वो चौड़ी है, इसलिए उसको मोटी या फिर बड़ी आंत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं मुख गुहा। मुख गुहा के अंदर कौन कौन से भाग हम पढ़ेंगे। पहला भाग पढ़ेंगे हम जीभ, दूसरा पढ़ेंगे हम लार और तीसरा पढ़ेंगे दांत। मुख गुहा के अंदर दोस्तों हम तीन चीज़ पढ़ेंगे, जीभ, दांत और लार। दोस्तों मुख गुहा के अंदर हम पहला भाग है हमारा पढ़ लेते हैं लार ग्रंथियों के बारे में। लार के बारे में दोस्तों हम पढ़ लेते हैं। तो जैसे दोस्तों हेडिंग डालो, मुख गुहा में पहला है हमारा लार। मुख गुहा का जो पहला भाग है हमारा लार ग्रंथियाँ। फिर हम जीभ और दांत पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर शुरुआत के जो कल का वीडियो नहीं देखा है पाचन तंत्र का जो बेसिक इंट्रोडक्शन, वो प्ले लिस्ट में जाकर के आप वीडियो देख लीजिए। पहली क्लास है और आज ही हम दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं। और दूसरी क्लास में हम पढ़ रहे हैं आहार नाल का जो पहला भाग मुख गुहा है वो पढ़ रहे हैं। और मुख गुहा का जो पहला भाग है, मुख गुहा में हम तीन चीज़ पढ़ेंगे, जीभ, लार व दांत पढ़ेंगे, जिसमें हम लार ग्रंथियाँ पढ़ रहे हैं। मुख गुहा को इंग्लिश के अंदर दोस्तों कहते हैं बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी। बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी भी कहते हैं। तो दोस्तों हम लार ग्रंथियाँ पढ़ते हैं। हमारे शरीर में तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। दोस्तों तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ कौन सी होती है, अर्थात पहली लार ग्रंथि है वो है पैराटिड लार ग्रंथि। तीन जोड़ी लार ग्रंथि का मतलब है दोस्तों कि 6 लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। दूसरी जो लार ग्रंथि है वो है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि। और तीसरी है दोस्तों सबलिंगुअल लार ग्रंथि। दोस्तों हमारे शरीर में तीन जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहली पैराटिड लार ग्रंथि, दूसरी सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और तीसरी होती है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। ये तीन जोड़ी का मतलब है कि सभी दो ग्रंथियाँ होती है। दो ग्रंथि ये होती है, दो ये होती है और दो ये होती है, टोटल 6 ग्रंथि होती है। जैसे पैराटिड ग्रंथि है वो कान के नीचे पाई जाती है, अर्थात दोनों कानों के नीचे 2 ग्रंथियाँ हो गई। सबमैंडिबुलर है वो गालों में पाई जाती है, तो दोनों गाल में 2 ग्रंथियाँ हो गई। और सबलिंगुअल है जीभ के नीचे पाई जाती है, इसलिए ये जीभ के नीचे पाई जाती है 2 ग्रंथियाँ। और पैराटिड लार जो ग्रंथि है वो कान के नीचे पाई जाती है। पैराटिड ग्रंथि का जो एक फैक्ट है वो लिख लेना साथ में, सबसे बड़ी लार ग्रंथि।
कौन सी सबसे बड़ी लार ग्रंथि है वो पैराटिड ग्रंथि है। तो दोस्तों ये चित्र बना लीजिए और साथ साथ में जैसे जैसे मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ वैसे वैसे आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। दोस्तों विश्वास करिए एक भी ऐसा फैक्ट नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम से बाहर जाएगा, इसलिए पाचन तंत्र से एक भी प्रश्न की गारंटी हमारी है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। आप बस पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। अब दोस्तों आगे लिखिए, लार का जो पीएच होता है, लार का पीएच होता है वो होता है दोस्तों 6.5। याद रख लीजिए 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है, पैराटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि, और लार का जो पीएच होता है वो 6.5 होता है। मानव शरीर में प्रतिदिन लार कितनी बनती है दोस्तों? मानव शरीर में प्रतिदिन लार बनती है 1 से 1.5 लीटर। दोस्तों मानव शरीर में प्रतिदिन जो लार बनती है वो बनती है 1 से, मानव शरीर में प्रतिदिन जो लार बनती है वो कितनी बनती है दोस्तों? 1 से 1.5 लीटर बनती है। दोस्तों लार द्वारा 2 एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। लार द्वारा 2 एंजाइम स्रावित किए जाते हैं जो हमारी पाचन में सहायता करते हैं। दोस्तों पहला एंजाइम है वो है टाइलिन या एमाइलेज। पहला एंजाइम है टाइलिन या एमाइलेज, ये हमारे पाचन में सहायता करते हैं। मुख गुहा के अंदर जो भोजन में जो पाचन में सहायता करते हैं वो टाइलिन या एमाइलेज होता है, वो लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। ये क्या करता है दोस्तों? ये हमारे मुख के अंदर स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और ये क्या करता है? स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट वो किस में बदलता है? माल्टोज में बदल देता है। दोस्तों स्टार्च को कहते हैं, दूसरा नाम है मंड या चोकर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और दूसरा जो एंजाइम है हमारे वो है एंजाइम लाइसो, दोस्तों लाइसोजाइम। दूसरा हमारा जो एंजाइम है वो है हमारा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम दोस्तों क्या काम करता है? ये है जीवाणुनाशी। जीवाणुनाशी जैसे दोस्तों कोई छोटे बच्चे हैं तो वो छोटे होते हैं तब ये रेत वगैरह काफ़ी खाते हैं, खूब खाते हैं, इसलिए छोटे बच्चों के अंदर लाइसोजाइम जो एंजाइम है उनका स्रावण ज़्यादा होता है क्योंकि वो कीटाणु मारने में काम आता है। और जैसे हमने देखा कि जो मजदूर होते हैं वो मजदूर जैसे काम करते करते बिना हाथ धोए कुछ खा लेते हैं, इसका मतलब उन्होंने काफ़ी कीटाणु जीवाणु खा लिए, लेकिन वो जो लाइसोजाइम है वो इन्हीं को मार देता है। इसलिए दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम का क्या काम है? ये जीवाणुनाशी है। और दोस्तों ये हमारे शरीर में एक जगह और पाया जाता है। लाइसोजाइम शरीर में आँखों में पाया जाता है, अर्थात लाइसोजाइम लार ग्रंथि के अलावा आँखों में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। जैसे हमारे आँख के अंदर जब मच्छर गिर जाता है तो या फिर कोई भी जीव कीटाणु गिर जाता है तो वो मरकर ही वापस आता है, इसलिए आँखों में भी लाइसोजाइम पाया जाता है। तो दोस्तों हमने बात की है लार ग्रंथियों के बारे में। लार ग्रंथियाँ 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है। कौन कौन सी होती है? पैराटिड लार ग्रंथि कान के नीचे पाई जाती है, सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि गालों में पाई जाती है, सब लिंगुअल लार ग्रंथि वो जीभ में पाई जाती है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैराटिड ग्रंथि। दोस्तों सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैराटिड ग्रंथि। लार का पीएच हमने बताया था 6.5। प्रतिदिन मनुष्य में लार कितनी बनती है? 1 से 1.5 लीटर के मध्य बनती है। लार ग्रंथि द्वारा 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित किए जाते हैं। कौन से एंजाइम? एक तो टाइलिन या दूसरा नाम है इसका एमाइलेज। ये क्या करता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट एवं स्टार्च एवं कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड शर्करा है दोस्तों और माल्टोज एक डाइसैकेराइड शर्करा है। तो ये क्या करता है? पॉलीसैकेराइड शर्करा को डाइसैकेराइड शर्करा में बदलता है और लास्ट में फिर माल्टोज का और पाचन होगा और फिर जाकर के वो मोनोसैकेराइड संरचना में बदलेगा और फिर वो मोनोसैकेराइड है वो हमारे शरीर में अवशोषण होती है। तो ये पॉली से डाइसैकेराइड में बदल देता है। टाइलिन है एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। दूसरा एंजाइम हमारा लाइसोजाइम एंजाइम है, ये भी लार ग्रंथि स्रावित करती है। ये जीवाणुनाशी होता है, भोजन में जो जीवाणु होते हैं उनको कीटाणु को नष्ट करता है मुंह के अंदर ही। और दूसरा ये शरीर में लाइसोजाइम आंखों में भी पाया जाता है। दोस्तों इनके अलावा इनमें यहाँ पर एक म्यूकस नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। म्यूकस नाम का पदार्थ होता है जो भोजन को चिपचिपा या चिकना बनाता है। भोजन को चिपचिपा या चिकना बनाता है। जैसे दोस्तों हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं और अगर हमने जैसे ही ऐसे मुंह में गिट लिया, अगर खाना खाने के बाद में, मारवाड़ी में कहते हैं जैसे पेट में गिटना मारवाड़ी में कहते हैं। तो दोस्तों भोजन को चिपचिपा या फिर चिकना बनाना
ताकि वो बूंजा या फिर डूंज नहीं आए। इसलिए वो म्यूकस पदार्थ है वो भोजन को चिपचिपा या चिकना बनाता है, ताकि जल्दबाजी में खाना खाते तब बूंजा या डूंज नहीं आए। उसके बाद में दोस्तों हमारा दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा वो है जीभ। दोस्तों लार में इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इतनी बातें हमें याद रखनी है। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं जीभ के बारे में। दोस्तों जैसे जीभ है तो हमारी जीभ की क्या आकृति होगी, मान लो ये हमारे जीभ है, ठीक है। तो दोस्तों जीभ का जो पीछे वाला भाग है, जीभ पीछे किस भाग से जुड़ी होती है, उस भाग को कहते हैं फ्रेनुलम। क्या कहते हैं दोस्तों, फ्रेनुलम। जीभ पीछे जिस भाग से जुड़ी होती है फ्रेनुलम होते हैं, और फ्रेनुलम के पास में यहाँ कैप्सूल में एक संरचना होती है, उसको दोस्तों हायोड कहते हैं। ये हायोड जब फांसी खाते हैं लोग तो फांसी में यही टूटता है। तो दोस्तों जीभ के पीछे, जीभ जिस भाग से जुड़ी होती है, मुखगुआ के जो आधार के जिस भाग से जुड़ी हुई होती है उसको फ्रेनुलम कहते हैं, और फ्रेनुलम के साथ में एक कैप्सूल नुमा आकृति होती है, वो हायोड होता है, वो फांसी में टूटता है। ये बात याद रखनी है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, हायोड पूछा हुआ सवाल है, फांसी में टूटने वाला अंग या फिर जो भी है तत्व वो हायोड है, याद रखना है। जीभ का जो पीछे जिस भाग से जुड़ी होती है वो भाग क्या कहलाता है, फ्रेनुलम कहलाता है दोस्तों, ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों जीभ के अंदर, जीभ क्या काम करती है, जीभ हमें स्वाद बताती है। तो जीभ के अंदर स्वाद ग्रंथियाँ होती है, स्वाद कलिकाएँ होती है। तो दोस्तों जो स्वाद कलिकाएँ, स्वाद ग्रंथियाँ होती है, इनको पेपिला कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पेपिला कहते हैं। और पेपिला होती है दोस्तों वो 4 प्रकार की होती है। पेपिला कितने प्रकार की होती है दोस्तों, पेपिला होती है 4 प्रकार की। पहली पेपिला कौन सी है दोस्तों, सर्कमवेलेट। दोस्तों इतना कोई नहीं लिखा था। दूसरी है फोलिएट। दूसरी पेपिला कौन सी है दोस्तों, फोलिएट। तीसरी पेपिला कौन सी है, फंजीफोरम, फंजीफॉर्म। और दोस्तों चौथी पेपिला कौन सी है, फिलीफॉर्म। कौन सी है दोस्तों, फिलीफॉर्म। सर्कमवेलेट, फोलिएट, फंजीफॉर्म और फिलीफॉर्म। दोस्तों 4 प्रकार की पेपिला पाई जाती है, जिसमें से जैसे दोस्तों हम अगर चित्र बनाएं तो कहाँ कहाँ पाई जाती है, जो ये जो पेपिला है यहाँ जो जिस अवस्था में, जिस आकार में पाई जाती है, ये दोस्तों है सर्कमवेलेट। कौन सी है, सर्कमवेलेट। और दोस्तों इसके पास में जो ये अवस्था पाई जाती है दो यहाँ जगह, ये कौन सी है दोस्तों, ये है अपने फोलिएट। और दोस्तों बीच बीच के अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती है ऐसी, उनको कहते हैं फंजीफॉर्म। और फिर दोस्तों जो बीच बीच में डॉट 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 नुमा संरचना पाई जाती है उनको कहते हैं फिलीफॉर्म। तो दोस्तों ये जीभ है, जीभ के पीछे का भाग फ्रेनुलम से जुड़ा होता है। फ्रेनुलम के पास में एक हायोड होता है, वो फांसी में टूटता है। और जीभ की जो स्वाद ग्रंथि आती है उनको पेपिला कहते हैं। पेपिला 4 प्रकार की होती है, सर्कमवेलेट, फोलिएट, फंजीफॉर्म, फिलीफॉर्म। ये आकृति होती है जो यहाँ पे बनी हुई होती है वो सर्कमवेलेट है, ये फोलिएट बनी हुई यहाँ पर, ये फंजीफॉर्म और ये फिलीफॉर्म है। तो सबसे बड़ी आकृति होती है वो होती है, सबसे बड़ा आकार है वो सर्कमवेलेट का है, सबसे बड़ा आकार सर्कमवेलेट का। और सर्वाधिक मात्रा है वो फिलीफॉर्म की है। इसमें भी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सर्वाधिक मात्रा है वो फिलीफॉर्म की है, और सबसे बड़ा आकार है वो अपने सर्कमवेलेट का है। तो दोस्तों ये जो संरचनाएं हैं वो क्या बताती है, स्वाद का ज्ञान कराती है। लेकिन दोस्तों इनके अंदर जो फिलीफॉर्म है वो स्वाद का ज्ञान नहीं कराती है। जैसे दोस्तों ये 3 है, फंजीफॉर्म, फोलिएट और सर्कमवेलेट, ये 3 ही स्वाद का ज्ञान कराती है, उसमें फिलीफॉर्म स्वाद का ज्ञान नहीं कराती है। तो आप ये भी नोट कर लीजिए दोस्तों फिलीफॉर्म के आगे कि ये स्वाद का ज्ञान नहीं कराती है, नहीं कराती है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो 3 है, सर्कमवेलेट, फोलिएट एवं फंजीफॉर्म, ये तीनों स्वाद का ज्ञान कराते हैं। अब दोस्तों जीभ के बारे में हम दूसरी चीज़ पढ़ लेते हैं। जीभ के बारे में जो कड़वा मीठा के बारे में जो प्रश्न आता है जीभ का, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जीभ के जो पीछे वाला भाग है वो कौन सा भाग होता है दोस्तों, कड़वा। और जीभ के आगे वाला कौन सा भाग होता है दोस्तों, मीठा। तभी कहते हैं पीछे कड़वा आगे मीठा, अर्थात पीछे कड़वा सामने मीठा, पीछे कड़वा सामने मीठा। दोस्तों ऐसे याद रख सकते हैं सर। दोस्तों कड़वा के पास में जो आकृति है वो कौन सी है, कड़वा के पास में कौन सा पाया जाता है, यह है खट्टा। और खट्टा के पास में फिर ये है दोस्तों नमकीन, या फिर हो गया नमकीन या फिर हो गया खट्टा। और बीच में दोस्तों कोई स्वाद ग्रंथि, कोई स्वाद
ग्रंथि नहीं होती है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो दोस्तों हमारी जीभ कंप्लीट हो गई। जीभ के बारे में अभी हमने क्या पढ़ा था, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। जैसे दोस्तों जीभ में हमने पढ़ा था फ्रेनुलम। फ्रेनुलम का है, जीभ जिस भाग से जुड़ी हुई होती है आधार को, उस भाग को फ्रेनुलम कहते हैं। फ्रेनुलम के पास में हाइयोड होता है जो फांसी में टूटता है। जीभ है, जीभ की जो स्वाद की लिकाई है उनको पेपिला कहते हैं। पेपिला 4 प्रकार की होती है, सर्कमवेलेट, फोलिएट, फंजीफॉर्म व फिलीफॉर्म, जिसमें से 3 स्वाद का ज्ञान कराता है। फिलीफॉर्म है वो स्वाद का ज्ञान नहीं कराती है। दोस्तों उसके बाद में हमने पढ़ा था जो सबसे बड़ी आकार की है वो सबसे बड़ी है वो सर्कमवेलेट है, वो सबसे जो सर्वाधिक मात्रा में वो हमने फिलीफॉर्म के बारे में पढ़ा था। फिर हमने दोस्तों पढ़ा था कि पीछे कड़वा आगे मीठा, पीछे कड़वा आगे मीठा और उसके पास में दोस्तों खट्टा, कड़वा के पास में खट्टा और फिर पास में नमकीन। यहाँ दोस्तों नमकीन और यहाँ खट्टा और बीच में कोई भी स्वाद नहीं होता है, बीच में दोस्तों कोई भी स्वाद नहीं होता। तो दोस्तों अभी तक हमने 2 पार्ट पूरे कर लिए हैं। कौन कौन से 2 पार्ट कर लिए हमने, एक तो हमने कर लिया जीभ और दूसरा हमने कर लिया लार। तीसरा दोस्तों हमारा जो पार्ट बचा है वो है हमारा दांत। दांत भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम पढ़ रहे हैं मुख गुहा। मुख गुहा में हम 3 पार्ट पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र। दोस्तों पाचन तंत्र का कल की क्लास में हमने बेसिक्स पढ़े थे, आहार नाल एवं पाचन ग्रंथियों के बारे में चर्चा की थी। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों पाचन तंत्र का जो मुख गुहा है वो पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों उसका जो अगला भाग है दांत। दोस्तों जैसे हमने जीभ पढ़ी है तो जीभ के अंदर कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आप अलग से नोट कर लीजिए। जैसे दोस्तों जो मुख गुहा के अंदर होठ है सर दोस्तों, लिप्स, तो हम लिख सकते हैं होठों पर लेबियल ग्रंथि, एक 2 फैक्ट है इंपॉर्टेंट है। लेबियल ग्रंथि पाई जाती है होठों पर। कौन सी ग्रंथि? लेबियल ग्रंथि पाई जाती है, ये लिखना है दोस्तों। दूसरा दोस्तों जीभ में लिखना है कुत्ते की जीभ बाहर लटकती है, कुत्ते की जीभ बाहर लटकती है। दोस्तों कुत्ते की जीभ है वो ताप नियमन का काम करती है। किसका? ताप नियमन का काम करती है। तो दोस्तों कुत्ते की जीभ बाहर लटकती है और ताप नियमन का काम करती है। होठों पर लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो होठों के बारे में थे। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं यहाँ से दांत। दांत के बारे में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जैसी चीज़ें हैं। दांत हमारे जीवन को लिए ज़रूरी है क्योंकि हमें जीवन की सुंदरता प्रदान करने वाले दांत हैं। दोस्तों दांत के बारे में जैसे हमें दांत क्या है, दांत दोस्तों कठोर उत्तक होते हैं। दोस्तों नोट करते जाइए, लिखते जाइए। मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखता हूँ जो एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दांत कठोर उत्तक होते हैं, अर्थात दोस्तों दांत हड्डी नहीं होते हैं। पहले दांतों को हड्डी में गिना जाता था लेकिन अब दांत हड्डी नहीं होते हैं, दांत कठोर उत्तक होते हैं। दोस्तों फिर हमने दूसरा पढ़ा कि दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ओडेंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? ओडेंटोलॉजी। दांतों के अंदर दोस्तों कौन सी कोशिका पाई जाती है? कौन सी कोशिका पाई जाती है दोस्तों? ओडेंटोब्लास्ट। कौन सी दोस्तों? ओडेंटोब्लास्ट। दोस्तों दांतों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों? डेंटिन प्रोटीन। डेंटिन प्रोटीन। दोस्तों दांतों का निर्माण है वो किससे हुआ है? तो दोस्तों दांतों का निर्माण हुआ है वो कैल्शियम फास्फेट, 80 से 85% योगदान होता है कैल्शियम फास्फेट का। सामान्यतः अगर एक ऑप्शन आए तो कैल्शियम फास्फेट से ही होता है, प्लस कुछ % योगदान होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का। तो दोस्तों निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट से। दांतों का निर्माण होता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम फास्फेट से। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम जो फास्फेट का सूत्र है वो Ca3 और PO4 होल ट्वाइस प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। ये दोस्तों निर्माण करता है। दांत कठोर उत्तक होते हैं। दांतों का अध्ययन ओडेंटोलॉजी कहलाती है। दांतों में कोशिका ओडेंटोब्लास्ट कहलाती है। दांतों में प्रोटीन डेंटिन होता है। दांतों का निर्माण है कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। दोस्तों लिखते जाइए आप, जैसे जैसे मैं लिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लिखते जाइए। दांतों को क्षति, दांतों को क्षति किससे पहुँचती है? तो फ्लोरीन से। तो दोस्तों फ्लोरीन से दांतों को क्षति पहुँचती है। फ्लोरीन से दांत जड़ जाते हैं, दांत
दोस्तों जड़ जाते हैं। दांतों को क्षति दोस्तों फ्लोरीन से पहुंचती है। और दांतों के दोस्तों दो भाग होते हैं। दांतों के दोस्तों दो भाग होते हैं। कौन कौन से दो भाग होते हैं? एक दांत का जो आंतरिक भाग होता है और एक दोस्तों बाहर इसकी परत होती है या फिर बाहरी भाग होता है। तो बाहरी भाग होता है दोस्तों वो इनेमल कहलाता है और आंतरिक भाग होता है दोस्तों वो डेंटाइन कहलाता है। दांतों का 80 से 85% भाग है दोस्तों वो डेंटाइन से ही बना होता है और इनेमल है वो सफ़ेद होता है। तो दोस्तों दो भाग होते हैं, आप लिख लो। पहला भाग बाहरी भाग कौन सा? इनेमल। इनेमल किसका बनना होता है दोस्तों? कैल्शियम एपेटाइट का। हमने अभी बात की थी दांत किसका निर्माण होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का व कैल्शियम कार्बोनेट का। लेकिन इनेमल किसका निर्माण होता है? इनेमल कैल्शियम एपेटाइट का। क्योंकि जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है कौन सा है? इनेमल है। कठोर भाग कौन सा है? इनेमल है। इनेमल किससे बना हुआ है? कैल्शियम एपेटाइट। कैल्शियम एपेटाइट क्या है? ये कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप है। क्या है दोस्तों? जैसे हमने पढ़ा था कि कार्बन का जो क्रिस्टलीय रूप है कौन सा है? वो हीरा है और हीरा प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है। वैसे ही हमारा शरीर का सबसे कठोर कौन सा है? इनेमल है। ये किससे बना हुआ है? कैल्शियम एपेटाइट से। एपेटाइट क्या है? कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप है और दोस्तों क्रिस्टलीय रूप है वो कठोर होता है। ठीक है दोस्तों। फिर हमने दूसरा पढ़ा था आंतरिक भाग। दो भाग के बारे में हमने दोस्तों बात की थी और दूसरा है आंतरिक भाग। आंतरिक भाग कौन सा होता है दोस्तों? डेंटाइन। आंतरिक भाग कौन सा होता है? दांत डेंटाइन बना होता है। 80 से 85% भाग है वो डेंटाइन से ही बना होता है। और ये किसका, इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है दोस्तों? इसमें पाया जाता है कैल्शियम। इसमें पाया जाता है दोस्तों कैल्शियम फास्फेट। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। जैसे हमने अभी तक दांतों की बात की है, दांत तो कठोर ऊतक होते हैं, इनमें हड्डी नहीं होती है, इनको हड्डियों में नहीं गिना जाता है। दोस्तों दांतों का अध्ययन है वो ओडेंटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों कोशिका ओडेंटोब्लास्ट कहलाती है। प्रोटीन दोस्तों डेंटिन कहलाता है, जिनका निर्माण कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट से होता है। दांतों में क्षति फ्लोरीन से होती है। फ्लोरीन से दांत जड़ जाते हैं दोस्तों। इसमें दो भाग होते हैं, बाहरी भाग इनेमल होता है, आंतरिक भाग डेंटाइन होता है। दांतों का 80 से 85% भाग डेंटाइन से बना होता है। इनेमल सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर भाग होता है। ये कैल्शियम एपेटाइट से बना होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है दांतों के फैक्ट। अब फिर दोस्तों दांत के प्रकार लिखते हैं हम। दांत के आने के आधार पर जो हम दांत के प्रकार लिख रहे हैं, जैसे पहला है स्थायी दांत। कौन सा दांत है दोस्तों? स्थायी दांत। दूसरा दांत कौन सा है दोस्तों? अस्थायी दांत। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, साथ साथ नोट करते रहिए। एक भी चीज़ नहीं छुड़वाऊंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा और सब कुछ याद करवाऊंगा दोस्तों। स्थायी दांत और अस्थायी दांत दो दांत होते हैं। स्थायी दांत है दोस्तों एक बार निकलते हैं, इसलिए इसको एक बार दंती कहते हैं दोस्तों, या फिर इनको कहते हैं दोस्तों मोनोफियोडोंट कहते हैं। या फिर इनको दोस्तों अगला नाम, इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? संख्या है 12। तो दोस्तों स्थायी दांत है, हमारे शरीर में एक बार निकलता है, इसलिए इनको एक बार दंती कहते हैं और इसीलिए इनको मोनोफियोडेंट कहते हैं और इनकी संख्या होती है 12। ये सर कौन से दांत होते हैं? तो ये दोस्तों ये वो दांत होते हैं जो 20 दांत दूध के दांत होते हैं। इनके अलावा जो 12 दांत होते हैं जो जिंदगी में पहली बार ही आते हैं, अर्थात एक बार ही आते हैं। और तो दोस्तों अस्थायी दांत कौन से होते हैं? जो 2 बार निकलते हैं, अर्थात दूध के दांत है, पहले जड़ जाते हैं फिर वापस निकलते हैं, तो 2 बार निकलते हैं, इसलिए उनको अस्थायी दांत कहते हैं। ये 2 बार निकलते हैं दोस्तों, दूध के दांत होते हैं दोस्तों। अस्थायी दांत 2 बार निकलते हैं, अस्थायी दांत दूध के दांत होते हैं दोस्तों। इन्हीं को द्विबार दंती कहते हैं दोस्तों। इन्हीं को डाइफियोडोंट कहते हैं दोस्तों। डाइफियोडोंट भी कहते हैं इनको दोस्तों। और इनकी जो संख्या होती है वो संख्या होती है दोस्तों 20। तो अभी हमने पढ़ा है अस्थायी दांत 2 बार निकलते हैं, दूध के दांत होते हैं, द्विबार दंती होते हैं, डाइफियोडेंट होते हैं और इनकी संख्या होती है 20। ठीक है दोस्तों। तो अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप बताना, सभी कमेंट करना। जीवन काल में एक प्रश्न है आपके लिए। जीवन काल में मानव में कितने दांत निकलते हैं?
दोस्तों इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये आपके लिए प्रश्न है। हमने पढ़ी थी स्थायी दांत 12 है, अस्थायी दांत 20 है। अस्थायी दांत 2 बार निकलते हैं, स्थायी दांत 12 एक बार निकलता है। ठीक है, इसलिए इनको एक बार दंती, उसको द्विबार दंती कहते हैं। अब ठीक है दोस्तों, अब जो मैंने प्रश्न पूछा उसको कमेंट में आंसर दीजिए। जीवन काल में मानव के कितने दांत निकलते हैं, इसका आंसर दीजिए दोस्तों। अब हम पढ़ रहे हैं दांतों के प्रकार। अब ये दोस्तों कौन से प्रकार है? पहला प्रकार है इंसिजर। ये 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इंसिजर का दूसरा नाम है कर्तनक। ये क्या करता है दोस्तों? भोजन को काटते हैं। इनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 4 × 2 = 8। इनको क्या कहते हैं दोस्तों? नोज टीथ। क्या कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये हमारे नाक के जस्ट सामने वाला जो दांत होते हैं वो होते हैं इंसिजर, नोज टीथ। जैसे हम दोस्तों दांत यहाँ बना देते हैं, दांत की आकृति बनाते हैं आपके लिए दोस्तों। ये जो 4 दांत है, ये 1 2 3 4 दांत है दोस्तों। ये 2 है और ये 1 2 और ये 3। ये 1 2 या 3। ये दोस्तों बीच वाला जो इंसिजर है, ये साइड में जो एक है वो कैनाइन है। एक कैनाइन इधर है, एक कैनाइन इधर है। ये भी कैनाइन है दोस्तों। बीच वाले चारों इंसिजर है, बीच में 4 इंसिजर हैं। एक कैनाइन इधर है, एक कैनाइन इधर है, तो टोटल कैनाइन हो गई 2। तो कैनाइन हो गई 2 दोस्तों। उसके बाद में ये जो दोस्तों, ये जो 2 दांत है वो है प्रीमोलर, और ये जो 3 दांत है वो मोलर। ये जो 2 दांत है वो है दोस्तों प्रीमोलर, और ये 3 दांत है वो है दोस्तों मोलर। तो हमारे शरीर के अंदर इंसिजर कितने होते हैं? एक ये हमारे हमने जो जबड़ा बनाया है, जैसे मान लो कि ये ऊपरी जबड़ा है, एक जबड़ा है, ठीक है, तो सेम टू सेम नीचे होगा। दोस्तों 4 इंसिजर ऊपर है और 4 इंसिजर, जैसे दोस्तों 4 इंसिजर ये है, 4 इंसिजर ऊपर है और ये 4 इंसिजर नीचे और जबड़े में होंगे। तो हमने बात कर ली कि 4 × 2 = 8 हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जस्ट एकदम सामने वाले दांत है, नाक के नीचे हैं, इसलिए इनको हम नोज टीथ भी कहते हैं। और ये भोजन को क्या करता है? सबसे पहले काटने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार है कैनाइन। इंसिजर के बाद में कैनाइन क्या है दोस्तों? ये है रदनक। क्या है दोस्तों? रदनक। ये क्या करता है? भोजन को चीरता और फाड़ता है दोस्तों। क्या करता है? भोजन को चीरता और फाड़ता है भोजन को। तो दोस्तों दूसरा कैनाइन की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 2 × 2 = 4। एक दांत में सर 2 कैनाइन होते हैं। ऊपर वाले जबड़े में 2 कैनाइन होते हैं, तो नीचे वाले जबड़े में भी 2 और होंगे, इसलिए 2 × 2 = 4 हो गए दोस्तों। रत्नक या फिर कैनाइन 4 होते हैं और ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं दोस्तों। मांसाहारी जीव में यही मजबूत होते हैं। मांसाहारी जीवों में रत्नक है वो मजबूत होते हैं। मांसाहारी जीवों में वो मजबूत होते हैं। मांसाहारी जीवों में रत्नक मजबूत होते हैं दोस्तों, और इनको कहते हैं आई टीथ दोस्तों। इनको क्या कहते हैं दोस्तों? आई टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये दोस्तों सीधे आंखों के सामने रहते हैं रत्नक, इसलिए इनको आई टीथ भी कहते हैं। अब दोस्तों हम तीसरा पार्ट पढ़ते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर है तीसरा प्रकार का दांत का, और इनको बोलते हैं अगर चौरणक। हिंदी में बोलता है अगर चौरणक। तो दोस्तों प्रीमोलर कौन से? हमने ये बात की थी, ये 2 है, 2 इस तरफ 2 इस तरफ है प्रीमोलर। एक जबड़े में 4 और दूसरे जबड़े में भी 4, तो दोनों जबड़ों में होगी प्रीमोलरों की संख्या 4 × 2 = 8। ये क्या करता है? भोजन को चबाता है दोस्तों। और चौथा हम बात करेंगे मोलर। मोलर ये क्या है? चौरणक। ये भी क्या करता है दोस्तों? भोजन को चबाता है। तो प्रीमोलर और मोलर दोनों भोजन को चबाते हैं। इनकी संख्या 4 × 2 हो गई दोस्तों। और जो जैसे इनको नोज टीथ कह दिया, इनको आई टीथ कह दिया, तो इनको कहेंगे दोस्तों चिक टीथ। ये गालों के सामने है, तो इनको दोस्तों चिक टीथ कहेंगे। और उसके बाद में हम बात कर रहे हैं मोलर की, तो दोस्तों मोलर 3 इधर है और 3 इधर है। एक जबड़े में दोस्तों 6 होते हैं, तो दोनों जबड़े में कितने हो गई? 12 हो गई। 6 × 2 = 12। तो मोलर की संख्या हो गई दोस्तों 12। बच्चों में कौन सा मोलर नहीं पाया जाता दोस्तों? थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है। और दोस्तों बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? तो दोस्तों बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाए जाते हैं। बच्चों में नहीं दोस्तों, बच्चों में
बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि बच्चों में नहीं। तो दोस्तों बच्चों के अंदर प्री मोलर नहीं होते हैं और बच्चों के अंदर मोलर के अंदर थर्ड मोलर नहीं होते हैं। तो दोस्तों समझ आई बात। बच्चों के अंदर एक तो प्री मोलर नहीं होते अर्थात 8 दांत है ये पूरे ही नहीं होते हैं दोस्तों, और बच्चों में एक थर्ड मोलर भी नहीं होता। अर्थात थर्ड मोलर का मतलब होता है कि ये वाला मोलर है ये बच्चों में नहीं होता है। इसको अकल डांट भी कहते हैं कि कौन क्या कहते हैं दोस्तों, इसको विजडम टीथ, विजडम टीथ इनको दोस्तों विजडम टीथ भी कहते हैं अर्थात अकल डांट भी कहते हैं। तो दोस्तों बच्चों में एक तो बच्चों में ये प्री मोलर है ये पूरे नहीं होते हैं अर्थात ये 8 दांत नहीं होते 4x2 प्री मोलर वाले, और एक दोस्तों बच्चों में जो थर्ड मोलर है वो बच्चों में नहीं होते अर्थात इनको जो विजडम टीथ कहते हैं वो बच्चों में नहीं होता है। तो दोस्तों एक जबड़े में 2 ये हो गई और दूसरे जबड़े में 2 अर्थात बच्चों में 4 तो है वो थर्ड मोलर नहीं होंगे और 8 ये नहीं होंगे, इसलिए बच्चों में कितने दांत नहीं होते हैं, 12 दांत नहीं होते। तो दोस्तों बच्चों में कितने दांत बचते हैं पीछे, 20, क्योंकि दोस्तों 8 तो इनके प्री मोलर वाले नहीं होते हैं और 4 इनके मोलर वाले नहीं होते हैं, क्योंकि थर्ड मोलर है, एक थर्ड मोलर इधर है एक थर्ड मोलर इधर है और 2 दूसरे वाले जबड़े में हो गई। तो दोस्तों ये 4 तो थर्ड मोलर नहीं होते हैं और 8 है वो मोलर नहीं होते। टोटल 12 दांत बच्चों में नहीं होते हैं, इसलिए बच्चों में 20 दांत होते हैं। तो दोस्तों अभी हमने बात की थी दांतों की, दांत एक बार वापस देख लेते हैं। दांतों के प्रकार देख लेते हैं। इंसिजर अर्थात कर्तनक भोजन को काटते हैं, 4x2 नोज टीथ। कैनाइन भोजन को चीरता फाड़ता है, 2x2 4। मांसाहारी जीवों में लंबे होते हैं, आई टीथ। प्री मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, भोजन को चबाता है, 4x2 8 चिक टीथ। मोलर की बात करते हैं, चबाता है, 6x2 12 होता है दोस्तों। बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता, इसको विजडम टीथ भी कहते हैं। तो दोस्तों अब हमारे जो जैसे कोई बच्चा गुटखा वगैरह खाता है तो गुटखा वो किससे चबाता है दोस्तों, इसी जो मोलर से गुटखा चबाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। जैसे चूहे जो वस्तु काटता है वो किस दांत से काटता है, अर्थात चूहे में कौन सा दांत होता है। तो दोस्तों हमने बात की काटता है, काटता कौन है, इंसिजर। तो चूहे में इंसिजर होता है। दोस्तों हाथी के जो ट्रक वाले जो ठूंड वाले जो दांत होते हैं 2, वो कौन से दांत होते हैं दोस्तों, इंसिजर। हाथी के खाने के लिए दांत अलग होता है, जो बाहर जो ठूंड वाले दांत होते हैं वो कौन से दांत होते हैं दोस्तों, इंसिजर। चूहे में कौन से होते हैं दोस्तों, इंसिजर। बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं दोस्तों, बच्चों में सर्वप्रथम कौन से दांत आते हैं दोस्तों, इंसिजर। बच्चों में सर्वप्रथम कौन से दांत आते हैं, इंसिजर। मांसाहारी में हमने बात की थी कौन से दोस्तों, कैनाइन या फिर रदनक। कौन से बात की थी दोस्तों, कैनाइन या रदनक। उसके बाद में दोस्तों हमने बात की थी बच्चों में कौन सा नहीं पाया जाता है, तो बच्चों में हमने बात की थी फ्री मोलर। और बच्चों में कौन सा मोलर नहीं पाया जाता है, तो बच्चों में थर्ड मोलर। ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चूहे में इंसिजर, हाथी में भी इंसिजर। सर्वप्रथम बच्चों में इंसिजर, मांसाहारी में कैनाइन और बच्चों में प्री मोलर नहीं पाया जाता और बच्चों में थर्ड मोलर भी नहीं पाया जाता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हो गए दांत। अब दोस्तों दांत के बारे में जैसे हम आगे बात करते हैं, हमारे कुछ 1-2 फैक्ट दांत के बच्चे हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हमारा दांत कंप्लीट हो जाएगा। जैसे दोस्तों दंत सूत्र बात कर लेते हैं हम, दंत सूत्र। जैसे दोस्तों दंत सूत्र कौन कौन से हैं, IC, इंसिजर, कैनिन, फ्री मोलर और मोलर। और व्यस्क की बात कर लेते हैं हम, व्यस्कों का दंत सूत्र क्या होता है दोस्तों, तो 2-1 2-3 बटा 2-1 2-3 इंटू 2। तो दोस्तों व्यस्क में होता है, अर्थात हमने बात की थी व्यस्क में कितने होते हैं, इंसिजर होते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर बात की थी। जैसे दोस्तों इसमें जैसे फॉर्मूला लेते हैं, तो ये जैसे डायग्राम है दांतों का, तो इसका जो बीच वाला पार्ट है इससे लेते हैं, बीच वाला एक तरफ से, बीच जैसे एक तरफ का पार्ट है 1/4 भाग है दांतों का। जैसे ये एक जबड़ा है फिर दूसरा जबड़ा होगा, तो एक जबड़े का भी आधा पार्ट लेते हैं फॉर्मूले में। तो आधा पार्ट में कितने हैं, इंसिजर कितने हैं 2, कैनाइन कितना है 1, प्री मोलर कितने हैं 2, मोलर कितने हैं 3। तो ये तो दोस्तों बच्चों में हो गया 2-1 2-3। फिर ये आधे वाले जबड़े में नीचे वाले में भी 2-1 2-3। फिर दोस्तों इसका डबल कर देते हैं तो टोटल
संख्या आ जाती है। लेकिन यदि दोस्तों बच्चों में बात करें तो बच्चों में इंसीजर होते हैं अर्थात 2 हो गए, फिर बच्चों में कैनाइन होता है 1 आ गया, फिर बच्चों में प्रीमोलर नहीं होते हैं दोस्तों 0 हो गया, फिर बच्चों में थर्ड मोलर भी नहीं होता अर्थात 3 की जगह 2 होती है तो 2 हो गया। तो ये दोस्तों बच्चों में हो गया। तो जैसे हम बात कर रही थी, हमने ये लिखा था दंत सूत्र, ये तो गई वयस्कों में। फिर दोस्तों बच्चों का दंत सूत्र क्या है, अभी हमने बात की थी बच्चों में इंसीजर 2 होते हैं, बच्चों में कैनाइन 1 होता है, बच्चों में प्रीमोलर नहीं होता है, बच्चों में मोलर के अंदर भी एक थर्ड मोलर नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 हो गए। तो 2102 जो सूत्र है वो बच्चों का है दोस्तों, और 2123 सूत्र है वो बड़ों का है। ठीक है दोस्तों, ये दंत सूत्र है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। दंत सूत्र पूछे जाते हैं एग्जाम में, सीधा ऐसे ही पूछा जाता है, और जो संख्या निकालने की बात है तो वो भी पूछे जाते हैं। ये ऐसा भी पूछ सकते हैं एक जबड़े में इंसीजर की संख्या कितनी होती है, कुल दोनों जबड़ों में इंसीजर की संख्या कितनी होती है। एक जबड़ों का भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, और दोनों जबड़ों का भी पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, हमारा जो ऊपरी जबड़ा है वो है स्थिर रहता है। ऊपरी जबड़ा दोस्तों स्थिर रहता है, और निचला जबड़ा है वो गतिमान रहता है दोस्तों। हमारा जो ऊपरी जबड़ा है वो दोस्तों स्थिर रहता है, निचला जबड़ा है वो गतिमान रहता है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है मुख गुहा, और दोस्तों मुख गुहा हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इसमें 3 चीज़ पढ़ी है, लार ग्रंथि, जीभ और दांत। तो एक बार इनका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने यहाँ से शुरुआत की थी, हमने पहली क्लास में हमने सर पाचन जो मुख गुहा है उससे पहले का जो पार्ट पढ़ लिया हमने आहार नाल और पाचन ग्रंथियों के बारे में, और आज हमने पढ़ा मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा में सर्वप्रथम भोजन होता है। तो सर्वप्रथम भोजन स्टार्ट कहाँ होता है दोस्तों, सर्वप्रथम भोजन का पाचन, सर्वप्रथम पाचन शुरू कहाँ होता है दोस्तों, मुख गुहा में। कोई पूछ ले सर्वप्रथम पाचन शुरू कहाँ होता है, मुख गुहा में। कोई पूछ ले पाचन का अंत या फिर अंतिम पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। ठीक है दोस्तों, तो सर्वप्रथम पाचन की शुरुआत मुख गुहा में हो गई। मुख गुहा में सबसे पहले किसका पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है दोस्तों, फिर हमने पढ़ा कि जीभ लार दांत पढ़ेंगे, और तो इसमें जैसे सबसे बड़ी हमने लार ग्रंथियाँ पढ़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है, पैराटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। पैराटिड कान में, ये सबमैंडिबुलर गाल में, सबलिंगुअल जीभ में। सबसे बड़ी ग्रंथि पैराटिड ग्रंथि। उसके बाद हमने कहा कि लार का pH 6.5 होता है। फिर हमने कहा कि प्रतिदिन लार 1 से 1.5 जो मनुष्य में प्रतिदिन लार 1 से 1.5 लीटर आती है। फिर हमने कहा कि लार ग्रंथि 2 प्रकार के एंजाइम स्रावित करती है। पहला है टाइलिन, वो स्टार्च का पाचन करता है, माल्टोज में बदलता है। दूसरा हमने पढ़ा था लाइसोजाइम, ये जीवाणुनाशी है, और ये आंखों में भी पाया जाता है। उसके बाद में हमने कहा कि म्यूकस पाया जाता है इसमें, जो भोजन को चिपचिपा चिकना बनाता है। फिर हमने कहा कि दोस्तों इसमें जीभ है। जीभ क्या करती है दोस्तों, जीभ का जो पीछे वाला भाग है वो फ्रेनुलम होता है दोस्तों। जीभ भोजन को इधर उधर घुमाने में काम आता है मुंह के अंदर दोस्तों, या फिर लार को अच्छी तरीके से मिलाने के लिए भी काम आती है दोस्तों। जो जीभ है, जीभ के पीछे वाला भाग होता है फ्रेनुलम होता है दोस्तों। इसके पास में हायोड आता है, फांसी में ये टूटता है दोस्तों। जीभ की जो स्वाद ग्रंथियाँ होती है उसको पेपिला कहते हैं। पेपिला 4 प्रकार के होते हैं, सर्कमवेलेट, फोलिएट, फंजियम और फिलिफॉर्म। जो फिलिफॉर्म है वो दोस्तों स्वाद का ज्ञान नहीं कराती है, बाकी 3 स्वाद का ज्ञान कराती है। सर्वाधिक मात्रा में फिलिफॉर्म पाई जाती है दोस्तों। सबसे बड़ा आकार सर्कमवेलेट का होता है दोस्तों। उसके बाद में हमने कहा कि पीछे कड़वा, आगे मीठा, यहाँ पे खट्टा और नमकीन होता है दोस्तों। कुत्ते की जीभ बाहर लटकती है, ताप नियमन का काम करती है दोस्तों। फिर हमने कहा कि होठों पर लेबियल ग्रंथियाँ पाई जाती है। उसके बाद में हमने पढ़े दांत दोस्तों। दांत कठोर उत्तक होते हैं, एडियन ओडोंटोलॉजी कहलाती है, कोशिका ओडोंटोब्लास्ट होता है, प्रोटीन डेंटिन होता है दोस्तों। दांतों का निर्माण कैल्शियम फास्फेट और कार्बोनेट से होता है दोस्तों। दांतों को सतही फ्लोरीन से पहुंचती होती है। दांतों के 2 भाग है, बाहरी भाग इनेमल है, कैल्शियम एपेटाइट के बनाता है, ये कैल्शियम फास्फेट का क्रिस्टलीय रूप होता है। आंतरिक भाग डेंटाइन होता है, 80 से 85% भाग डेंटाइन से बना होता है दोस्तों। ये कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। उसके बाद में हम दोस्तों दांतों के प्रकार की बात की। एक स्थायी दांत होते हैं, एक अस्थायी दांत होते हैं। स्थायी दांत एक बार निकलते हैं, इसलिए एक बार दंती कहते हैं इनको, सर मोनोफाइड डेंट भी कहते हैं। इनकी संख्या 12 होती है। अस्थायी दांत होते हैं, 2 बार निकलते हैं। दूध के दांत होते हैं, द्विबार दंती भी कहते हैं, और इनको डाइफ्यूडेंट भी कहते हैं। इनकी संख्या 20 होती है दोस्तों। जीवन काल में मानव के कितने दांत होते हैं दोस्तों, ये कमेंट करके आपने अभी तक बताया नहीं है तो ज़रूर इसको कमेंट कर दोस्तों बताइए, जीवन काल में मानव के कितने दांत निकलते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 32 + 20 = 52। अर्थात दोस्तों 32 दांत तो एक बार निकलते ही हैं, 20 जो पहले गिर जाते हैं, जड़ जाते हैं, इसलिए पूरे जीवन काल में मानव में 52 दांत निकलते हैं। ठीक है दोस्तों। और फिर प्रकार हमने पढ़ा कि कर्तनक होता है, वो भोजन को काटता है। 4 × 2 8 संख्या होती है, नोज टीथ भी कहते हैं।
रत्नक होता है, चीरता फाड़ता है, 2 × 2 4 होती है इनकी संख्या, मांसाहारी जीवों में पाया जाता है, आई टीथ भी कहते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी फ्री मोलर, जो भोजन को चबाता है, 4 × 2 8 होता है, इसको चिक टीथ भी कहते हैं। प्री मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है दोस्तों। फिर हमने बात की थी चौरनक की, वो चबाता है, 6 × 2 12 इनकी संख्या होती है, बच्चों में थर्ड मोलर नहीं पाया जाता है, इसे विजिटम टीथ भी कहते हैं दोस्तों। फिर हमने बात की थी चूहों में इंसिजर पाया जाता है, हाथी के दांत जो इंसिजर होते हैं और चूहे के दांत भी इंसिजर होते हैं। बच्चों में सर्वप्रथम इंसिजर आता है, मांसाहारी में रत्नक होते हैं, बच्चों में प्री मोलर नहीं होता है, बच्चों में थर्ड मोलर भी नहीं होते दोस्तों। उसके बाद में हमने दंत सूत्र की बात की है और उसके बाद में हमने बात की है कि ऊपरी जबड़ा स्तर रहता है और निचला गतिमान रहता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का जो हमारी क्लास है उसमें हमने मुख बुआ कंप्लीट कर लिया। अब जब दोस्तों हम अगली जो क्लास में पढ़ेंगे हम वहाँ से उसमें पढ़ेंगे ग्रसनी, ग्रसिका और उसके आगे का जो पार्ट है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। अगर पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें जो मोटिवेशन मिले और हम ऐसे ही जो आगे वाला पार्ट है वो बहुत बेहतरीन ढंग से लेके आए और आपके लिए बहुत बेहतर तरीके से मेहनत करें। धन्यवाद।